बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। मशहूर शेर है नाज़रीन, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। अब बड़ा इंकशाफ नाज़रीन ये हुआ है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने भी वैसे ही दस्ताने पहन रखे हैं जिस तरह के दस्ताने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पहन रखे हैं। और अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इमरान खान के साथ पहला बड़ा धोखा तो बहुत लोगों ने किया, दूसरा और जो ताज़ा तरीन धोखा है वो अली अमीन गंडापुर ने किया है। और आने वाले वक़्त में जो बहुत बड़ा इस अली अमीन गंडापुर से भी खौफनाक धोखा होने जा रहा है वो जस्टिस यहिया आफरीदी करने जा रहे हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। बहुत एक्सक्लूसिव खबर, बहुत बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने हमेशा ये कहा है कि चैनल छोटा है, खबर बहुत बड़ी देता है। वज़ीर आला गंडापुर के हवाले से भी सबसे पहले हम ही ने आपको खबर दी थी। जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी सबसे पहले, उनके चार्ज लेने से भी बहुत पहले हमने खबर दे दी थी कि ये सबसे बड़ा गद्दार निकलेगा और पाकिस्तान को और अदलिया को इतना नुकसान पहुंचा कर जाएगा कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ज़राए ये कह रहे हैं कि जब जस्टिस यहिया आफरीदी अपना नुकाब उल्टेंगे, जब ये खुलकर सामने आएंगे तो उस वक़्त लोगों के पास चीखने के लिए आवाज़ भी नहीं बचेगी। और आने वाले दौर में 25 करोड़ आवाम की अब खामोश चीखें ही सुनने को मिलेंगी कि उसके बाद उन्हें कहीं से उम्मीद की किरण तक नज़र नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि मायूसी गुनाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में देर है अंधेर नहीं है, इन लोगों की मचाई हुई अंधेर नगरी के खात्मे पर मेरा और आपका और हर मुसलमान का पक्का यकीन है। इसलिए हम मायूस नहीं हैं, हमने जिद्दोजहद जारी रखनी है। कौम मायूस इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होगी, लेकिन हमें उन्हें बर वक्त ख़बरदार करते रहना है। इसलिए आज ये हम बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव वीडियो तैयार कर रहे हैं आपके लिए और आपको ये बताएंगे कि जो यहिया आफरीदी है वो अब क्या करने जा रहा है। उसने समझ लें कि अपनी फील्डिंग सेट कर ली है, अपना थोड़ा सा एतमाद बना लिया है और इस एतमाद बनाने के बाद अब वो उन्होंने खुलकर वो खेल खेलने का फैसला कर लिया गया है जिस खेल के तहत उन्हें बतौर शतरंज के एक मोहरे के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर बिठाया गया है। ये एक्सक्लूसिव जो खबर है और तजिया आपके साथ शेयर करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज अडयाला जेल में इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ क्या सलूक किया और क्या अनहोनी हुई आज अडयाला जेल में, ये एक्सक्लूसिव खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारे वज़ीर खारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म हैं जनाब इसहाक डार साहेब, इनकी जो बहुत बड़ी बोंगी की वजह से चीनी सफ़ीर और चीनी हुकूमत सख्त आज़रदा है, दिल उनके दुखे हुए हैं कि वो मुल्क जिस पर हमने अरबों डॉलर निछावर कर दिए, वो मुल्क जिसके साथ हमने हमेशा भलाई की, वो मुल्क जिसके दिफाई प्रोग्राम, जिसके मिज़ाइल प्रोग्राम, जिसके एटमी प्रोग्राम, जिसके आबदोज प्रोग्राम, जिसके तैयारा साज प्रोग्राम में हमने हमेशा बढ़ चढ़ कर साथ दिया, वो हम ही को तलब करके दफ्तर खारजा में इस तरह का सलूक कर रहा है। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं और जिसे हमने तराशा बुत बनाया वही बर्बाद करने पर तुला है। ये आजकल शेर अगर उन्हें उर्दू आती होती तो चीन वाले पढ़ रहे होते,
लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा मुल्क है, उन्होंने मुतबादल अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। वो मुतबादल अरेंजमेंट्स क्या हैं? 10 साल हो गए हैं। 2014 में सी पैक शुरू हुआ था और अभी तक ट्रेन पाकिस्तान में क्या आनी थी, ट्रेन का एक डब्बा या एक इंजन भी नहीं आया। और हमारे जो मोटरवे से, जिसे हम सी पैक मोटरवे कहते हैं, वहाँ से काफ़िले गुजर कर सामान कहीं जाना था गवादर में, और पूरी दुनिया में जिस तरह का हमने शोर मचाया हुआ था, कोई काफ़िला, एक ही काफ़िला गुजरा था जो जनरल राहील शरीफ अपने दौर में मंगवा कर और वहाँ तक पहुँचा कर और उसको जब शिपमेंट एक पूरा प्रोसेस करके वो चले गए थे। लेकिन उसके बाद जब ज़माम इक़्तिदार आया है मौजूदा रजीम के पास, और इनके जो चहीते थे जिसको इन्होंने मुकर्रर किया था जनरल बाजवा के पास, तो ये सारा सिलसिला रोक दिया गया था। लेकिन आज बड़ी खबर कि जुमेरात वाले दिन चीन के शहर से जो शंघाई के करीब है, जो उनका बहुत बड़ा रेलवे का मरकज़ है, वहाँ से एक ट्रेन, फ्रेट ट्रेन जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, वो रवाना हुई है 50 बोगियों के साथ, जिन पर सामान लदा हुआ है। और वो 20 रोज़ बाद जो शुमाली अफ़गानिस्तान की हैरतान पोर्ट है, जो खुश्क गोदी कह लें आप, वहाँ वो पहुँचेगा, जो रेलवे की पोर्ट है, और फिर वहाँ से वो अनलोड होगा। ये पहली ट्रेन है जो चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान माल बर्दारी की तजारत का सिलसिला शुरू करने जा रही है। अगर यही सामान नाज़रीन शंघाई से हैरतान पहुँचता या काबुल पहुँचता तो इसे 2 माह या 1.5 माह लगना था, लेकिन जब ये रेलवे लाइन के ज़रिए वहाँ पर पहुँचेगा तो इसे सिर्फ 20 दिन लगेंगे। ये तो आप जिन दोस्तों ने नक्शा देखा हुआ है दुनिया का, उन्हें पता होगा कि शंघाई जो है वो चीन के मशरिक में समुंदर पर है, और जो जिस शहर से ये ट्रेन रवाना हुई है वो 150, 200, 300 किलोमीटर के फासले पर एक दरिया के किनारे है। वो वहाँ वो उनका पोर्ट है, जो रेलवे ट्रैक का या पूरे रेलवे सिस्टम का उनके मुल्क का, वहाँ से ये ट्रेन रवाना हुई है। यानी चीन के मशरकी साहिल के करीब से जो शहर है वहाँ से रवाना हुई है, और उसके बिल्कुल मगरब में आखिरी जो हिस्सा है जिसे हम सिंकियांग कहते हैं, वहाँ से होकर फिर वो वस्ते एशिया के ममालिक में से गुजरती हुई ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के रास्ते फिर वो अफ़गानिस्तान पहुँचेगी। और जो मज़ार शरीफ है उनका शहर, शुमाली मज़ार शरीफ, उसके करीब है ये हैरतान पोर्ट, वहाँ फिर ये माल अनलोड होगा और ये सिलसिला अब मुस्तकिल बुनियादों पर शुरू हो जाएगा। अभी 2.5-3 साल हुए हैं, 4 साल भी नहीं हुए अफ़गान हुकूमत को आए, और उन्होंने चीन के साथ रेलवे लिंक के ज़रिए तजारत शुरू कर दी है। और हमारा हाल ये है कि हम अभी तक चीन से मज़ीद पैसा और कर्ज़ा ही मांगे जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना जो रेलवे लिंक है ML1 वो उस पर काम शुरू करना है। फिर वो ML1 बन जाएगा तो फिर उससे मज़ीद आगे लिंक हमने चीन के बॉर्डर तक लेकर जाना है, और फिर ये 8 या 10 साल मंसूबा है, और उसके बाद चीन का वहाँ से कार्गो रवाना होगा, और फिर वो पाकिस्तान में भी आएगा, और फिर वो गवादर भी जाएगा। और जो स्पीड है हमारी, जो हमने जो सड़क और सी पैक मोटरवे वगैरह बना रहे हैं जिस स्पीड से, अगर इसी स्पीड से हमने काम जारी रखा तो फिर मेरे ख्याल 50 साल तो लग जाएंगे ये रेलवे लिंक इस्टेब्लिश करते हुए। और जिन मुल्कों ने रेलवे के जरिए तजारत शुरू करनी थी उन्होंने कर भी दी है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी खबर हमने आपके साथ शेयर करनी थी। और अब हम आगाज़ करेंगे पहले जो इमरान खान के साथ गंडापुर की मुलाकात हुई है उससे, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जो नया गंडापुर है पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी, वो इस कौम के साथ और PTI के साथ और इमरान खान के साथ क्या सलूक करने जा रहा है। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन आपका चैनल छोटा है, इसने खबरें हमेशा बड़ी बड़ी दी हैं, जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं वो जानते हैं। इसलिए हम अपने नए आने वाले दोस्तों से कहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
बात नाज़रीन करते हैं कि आज अडयाला जेल में क्या हुआ। आपको याद होगा कि इमरान खान की जो मुलाकातों का सिलसिला है उन्हें शुरू हुए 1.5 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अली अमीन गंडापुर इतने शर्मसार थे कि वो मिलने नहीं जा रहे थे। फिर उन्होंने ड्रामा किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी कि जनाब मुझे मुलाकात का टाइम लेकर दिया जाए। वो भी कल रद्द हो गई। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया मिलने जा रही है, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम भी चले जाओ और मिल के आ जाओ। तो आखिरकार फिर शर्मो शर्मी जाना पड़ा उसे। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं, बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई और इंतहाई सर्द मोहरी से मिले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान ने, जिस तरह वो पंजाबी में भी कहते हैं कि सीधे मुंह बात नहीं की, उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर का जो चेहरा है, जो भयानक रूप है, जो मुनाफिकाना और गद्दारों वाला मीर जाफर और मीर सादक वाला जो उसका चेहरा है, वो बेनकाब हो चुका है। यही वजह है कि खान ने आज उससे सीधे मुंह बात नहीं की और वो इसी का हकदार भी था। ये खान ने कोई गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि खान ने उससे मुलाकात कर ली, यही बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब आप सफ़र में हों और दरिया पार कर रहे हों तो उस वक़्त घोड़ा तब्दील नहीं किया जाता। तो इस वक़्त इमरान खान चूँकि एक जद्दोजहद के ऐसे नाजुक मरहले में है और सूरत हाल उनके लिए भी जैसी है आप समझते हैं, इसलिए वो उन्हें फौरी तौर पर तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खान ने इसे अभी पहचाना नहीं है, वो इसे पूरी तरह पहचान चुके हैं। और सिर्फ अली अमीन गंडापुर को नहीं पहचान चुके, वो अपनी पार्टी की क़यादत के बड़े हिस्से को और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बड़े हिस्से को पहचान चुके हैं। और जब वक्त आएगा तो इन लोगों के साथ भी वही सलूक होगा जो जहांगीर तरीन के साथ हुआ, जो असद कैसर के साथ हुआ, असद उमर के साथ हुआ, और जो सलूक परवेज़ खटक के साथ हुआ, अलीम खान के साथ हुआ। जिन लोगों ने नाज़रीन कप्तान के साथ ज़्यादती बेवफाई की है, उनका अंजाम इबरतनाक क्यों होता है? इसलिए कि खान सच्चा है। खान अब जो काम कर रहा है वो पूरे जज्बा सादक के साथ कर रहा है। वो अपने मिशन में मुखलिस है, उसका जो हदफ है वो वाज़े है। उसे कोई हुकूमत हासिल करने की जल्दी नहीं है, उसे इक़्तिदार में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका ये मानना है, उसका ये कहना है, पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मैं बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी जीने की बजाय मैं सुल्तान टीपू की मौत मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। मतलब साफ वाज़े था। सुल्तान टीपू का इशारा उन्होंने यूं ही नहीं दिया था। सुल्तान टीपू के जो वज़ीर मुशीर थे मीर सादक और पूर्निया, वो गद्दार थे। ये सारी दुनिया जानती है। उन्होंने सुल्तान टीपू का इशारा देकर अपने ये जो वज़ीर मुशीर हैं और अपने जो लीडरान हैं अली अमीन गंडापुर और असद कैसर जैसे और बैरिस्टर गौहर जैसे, उन्हें इशारा दिया। लेकिन जब बंदे ने गद्दारी जिस बंदे ने करनी होती है उसमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो इसी बात पर खुश होता है कि मैंने सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मैंने इस्टेब्लिशमेंट को भी कवर किया हुआ है, मैंने मुखालफ सियासी जमातों और मौलाना से भी मामला सीधे रखे हुए हैं, मैंने इमरान खान को भी कवर किया हुआ है, मेरे MP भी मुझसे खुश हैं, मैंने पूरे मुल्क की PTI को भी कायल कर लेता हूँ कि जनाब हम यूँ करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे हैं। लेकिन ये सारे ड्रामे जब आप करते रहते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस में नाज़रीन एक बड़ा मशहूर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसकी तारीफ़ पढ़ी थी कि मुख्तलिफ एक बहस होती है पॉलिटिकल साइंस में। जब स्टूडेंट्स पेपर देते हैं तो एक सब्जेक्ट उसमें एक बाब ये होता है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ निज़ाम हैं, बादशाही निज़ाम है, जमहूरियत है, आमरियत है और कई निज़ाम हैं, आप समझते ही हैं। उन सब में जमहूरियत क्यों अच्छा निज़ाम है, इसके हक़ में जो फिर मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं लोगों की। लेकिन एक तारीफ़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है।
وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے کیوں ایکسپوز ہونا ہے اور آج عمران خان نے اسے کیوں لفٹ نہیں کروائی اور کیوں اتنی سرد مہری برتی۔ وہ ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ جو جمہوریت اس لیے اچھا نظام حکومت ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، آپ سب لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ آخرکار ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں اور جب ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو جمہوریت کے تحت پھر آپ کا جو ہے وہ ورقہ صاف ہو جاتا ہے، ورقہ پھاڑ دیتی ہے قوم۔ جس طرح اس قوم نے نون لیگ کا ورقہ پھاڑ دیا ہے، اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی اپنے پرانے غداروں کا ورقہ پھاڑ دیا، اور اب اس علی امین گنڈا پور کا بھی ورقہ پھٹ جائے گا۔ صرف خان کو سنبھلنے دیں آپ۔ صورتحال اللہ رب العزت کے گھر سے بڑی امیدیں ہیں، ایسے کئی مراحل بالکل قریب آ چکے ہیں، جیسے کہ امریکی صدارتی الیکشن ہے، اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگلی کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو عمران خان کا 100% انحصار خیبر پختونخوا حکومت یا علی امین گنڈا پور یا اسد کیسر پر نہیں ہے، یہ ہم واضح کر دیں آپ کو۔ ہم اس لیے نہیں چیخ رہے کہ جناب شاید یہ جب ہم سے بے وفائی کریں گے عوام سے، قوم سے یا پی ٹی آئی سے، تو ہم مارے جائیں گے۔ مارے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ شہید ہو گئے سلطان ٹیپو، فتح علی خان سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ سب سے بڑی جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جو ہمارے آقا و مولا ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق بھی شہید ہو گئے۔ شہید ہو جانے سے مشن کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر ہمیں یا عوام کو قید و بند کا سامنا ہے، کوئی ناکامیوں کا سامنا ہے، تو اس سے یہ مشن ختم نہیں ہو جائے گا۔ عمران خان نے اس قوم کو جگا دیا، جس طرح علامہ اقبال نے اس قوم کو جگا دیا تھا 1938 تک ایک طویل جدوجہد کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر قیام پاکستان کے لیے پوری قوم میں ایک جوش اور جذبہ اور جنون بھر گیا تھا۔ تو ویسا ہی جوش جذبہ اور جنون اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان نے اس قوم میں بھر دیا ہے۔ تو جو علی امین گنڈا پور جیسے جتنے بھی ایکسپوز ہوں گے، یہ وقت آپ کے ساتھ ساتھ یہ جھڑتے چلے جائیں گے، جیسے خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جو درخت ہے وہ پتوں کے جھڑ جانے سے ختم نہیں ہو، سوکھ نہیں جاتا۔ جیسے ہی بہار آتی ہے اس پہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نئے سبز سبز پتے اگ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور شجر سایہ دار بن جاتا ہے۔ جو انشاءاللہ العزیز جس مشن کے ساتھ عمران خان چل رہا ہے، پی ٹی آئی بھی ایک ایسا ہی درخت ہے۔ آج خزاں ہے تو ٹھیک ہے، جو پتے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پر یقین نہیں رکھتے اور ادھر ادھر کے اشارے پر ہلنے لگ جاتے ہیں، جس طرح کہ گنڈا پور کر رہا ہے، تو انہیں جھڑ جانا ہوگا جب وقت آئے گا۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے کہ عمران خان نے اس لیے بات نہیں کی کہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کتنی بار جھوٹے وعدے کیے ہیں، دھوکے دیے ہیں۔ اس لیے ذرائع کہتے ہیں کہ آج بھی زیادہ گفتگو گنڈا پور ہی کرتے رہے۔ عمران خان نے جس طرح جب آپ سرد مہری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہاں ہوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، اور کوئی اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے کوئی اب ایسی بات پھر اس بندے سے نہیں کرتے جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ 100% مخلص نہیں ہے اور بات کو لیک کرتا ہے یا مخالفین تک پہنچاتا ہے یا اس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اپنی موجودہ ذہنی کیفیت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کھل کر علی امین کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ اور اس کا ثبوت بھی ناظرین ہم آپ کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ جن دوستوں نے علی امین گنڈا پور کی آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، جب وہ ملاقات کر کے باہر آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہی بڑے گفتگو کی ہے اور اپنے ہی پرانے جو واقعہ تھا ان کا جب وہ غائب ہو گئے تھے اس حوالوں سے سوالات کا جواب دیے ہیں، اور اس پچھلے جو احتجاجی مارچ کے دوران جو دعوے کیے تھے کہ جناب ہم نے گھر والوں سے کہا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ دینا، ہم جب جا رہے ہیں تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے لگے ہیں وہ کرنے،
कोई उन्होंने नई बात नहीं की। पहली बात तो ये है कि कोई पुराना ड्रामा दोहराया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लोग उनकी इसलिए सुनना चाह रहे थे कि वो अंदर इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं। इमरान खान को इन्होंने क्या बताया ये हमें बताएंगे, और इमरान खान ने इससे क्या गुफ्तगू की वो ये हमें बताएंगे, और आइंदा के लिए खान ने क्या हिदायत दी हैं ये हमें बताएंगे। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोबारा सुन लें, इमरान खान के हवाले से कोई डिटेल उसने नहीं बताई कि आज मैंने इतने घंटे या इतने मिनट की मुलाकात की, उसमें इमरान खान ने ये कहा वो कहा। सिर्फ उन्होंने एक अपना ही ढोल बजाया जिस तरह वो हमेशा से बजाते चले आ रहे हैं, और ये साफ जाहिर हो रहा है इससे कि इमरान खान के साथ उनकी जो गुफ्तगू नहीं हुई वो खबरें दुरुस्त हैं। नहीं हुई से मुराद कि एक यकतरफा सी और सर्द मोहरी वाली मीटिंग रही है। कूल रिस्पॉन्स दिया है खान ने, और ये इसी का हकदार था, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त कूल रिस्पॉन्स का, हार्श रिस्पॉन्स का हकदार था। लेकिन ये खान का बड़ापन है कि उन्होंने इस हद तक ही रखा है। अब नाज़रीन बात ये करते हैं कि जस्टिस यहिया आफरीदी क्या करने जा रहे हैं इस कौम पर, और उसको हमने गंडापुर नंबर 2 क्यों लिखा है। तो ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि 5 नवंबर को उन्होंने जुडिशल कौंसिल का जो इजलास तलब कर लिया है, उससे पहले उन्होंने फील्डिंग सेट करके लोगों के मुंह बंद करने और अपनी साख बनाने की कोशिश की है। और 5 नवंबर पहला दिन होगा जब वो एक्सपोज होना शुरू होंगे, ये कहना है ज़राए का। अब 5 नवंबर आ जाए तो इन ज़राए की बहुत सी खबरें पहले दुरुस्त साबित होती रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन रिपोर्टर्स हैं नाज़रीन, ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बता रहे हैं कि जो जस्टिस यहिया आफरीदी हैं उनका इस मनसब पर लाया जाना एक बड़े तवीलुल मुद्दत मंसूबे का हिस्सा है, और उसी मंसूबे के तहत इन्होंने खुद को गैर जानिबदार रखा हुआ था। और उनके ये नोटिस में था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे तीसरे नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने सब के साथ मामलात ठीक रखने के लिए एक ड्रामा रचाते रहे। लेकिन जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने बिल्कुल नंगे होकर इमरान खान के लिए और बाकी लोगों के लिए और पीटीआई के लिए एक क़यामत बर्पा कर देने वाला सिलसिला शुरू करवाया और उसकी सरपरस्ती की, ये जो जस्टिस यहिया आफरीदी हैं ये पूरी कौम के लिए वैसा सलूक करने जा रहे हैं। और जो जुडिशल कौंसिल के ज़रिए ये एक नया आईनी बेंच तश्कील देंगे, जब वो आईनी बेंच आपके और कौम के सामने आएगा तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। लेकिन सदमात हम और आप इतने बर्दाश्त कर चुके हैं कि इस बार चीखें नहीं निकलेंगी, खामोश चीखें निकलेंगी, किसी को वो आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। इतनी खौफनाक मंजर कशी की है ज़राए ने मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के हवाले से। नाज़रीन आज 2 तारीख हो गई है और आप समझते हैं कि 5 नवंबर में कितने दिन रह गए हैं, और ये वीडियो बनाना और ये ख़बर ज़राए के हवाले से देना कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन हम ये रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा ये अपने नाज़रीन से वादा किया कि जो भी खबर हमारे पास आएगी और वो क्रेडिबल सोर्सेज से आएगी, भले वो कितनी ही ख़तरनाक, कितनी ही तशवीशनाक होगी, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। खुदा न खास्ता अगर वो ख़बर गलत हो गई साबित तो हम उसका बहाना नहीं बनाएंगे, माजरत करेंगे, अपने नाज़रीन से माफ़ी मांगेंगे कि जनाब वो ख़बर गलत हो गई। ख़बर गलत हो जाती है, 100% ख़बरें कभी भी किसी चैनल की दुरुस्त साबित नहीं होती, हमारी भी दुरुस्त साबित नहीं होती। वो इसलिए भी दुरुस्त साबित नहीं होती कि जिन लोगों के साथ जिन लोगों का मामला चल रहा होता है वही एक दूसरे से वादा खिलाफ़ी कर जाते हैं। जो वादे उन्होंने किए होते हैं या जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जब एक फ्रीक भाग जाएगा खबर तो उस वक्त तक सही होगी, लेकिन जब धोखा हो गया तो खबर गलत हो जानी होती है।
تو اس وجہ سے بھی بہت سی خبریں باؤنس ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ رسک لے لیا ہے اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور جو دلیلیں دی گئی ہیں اور جس طرح کے جو ڈیولپمنٹس اندر کھاتے ہو رہی ہیں ناظرین، ان سے ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ واقعی یہ خبر درست ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ 50-50 والا چانس نہیں ہے، اس کو آپ 70-80 بائی 20 یا 85 اور 15%، یعنی 15% صرف چانس ہے کہ غلط ہوگی، 85% چانس ہے کہ اب ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ہیڈ لائن لگائی ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کریں کہ اللہ کے بندو، جس کو آپ اور ہم مسیحا سمجھ رہے ہیں، یہ تو بہت خوفناک چیز ہے۔ دعا کریں ناظرین ہماری یہ خبر غلط ثابت ہو جائے، یہ خبر باؤنس ہو جائے۔ ہمارا تو دل دہل گیا جب ہمیں یہ اطلاع ملی، اس لیے ہم نے فوری آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ بہرحال جب مزید اس حوالے سے کوئی تازہ ترین اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔